करेंगे कि जितने कंसाइज हो सके उतने में रखें इसको, और ऑन टू द पॉइंट हम बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड क्या है? 1707 से 1947। इन सब में जो जो इन्वॉल्व होते हैं उस सब की हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले ही टॉपिक हम डालते हैं डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। यहीं से स्टार्ट होता है, औरंगजेब के मृत्यु से स्टार्ट होता है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। क्या क्या रीज़न थे इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, एक पॉइंट था 1526 से 1707 के बीच में टोटल 6 मुगल एम्परर्स हुए इस टाइम पीरियड में। कौन कौन थे? वो थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ। इसके बाद औरंगजेब आया और 1707 से 1857 के बीच में इस 150 साल के पीरियड में 11 मुगल एम्परर्स हुए। कहते हैं कि मुगल एम्परर में सबसे अयोग्य राजा ही इस टाइम पे आए, और ऐसे राजा है जिनके पास कभी पावर थी नहीं, असली पावर कोई और संभाल रहा था, उनके वजीर या कोई और अन्य लोग उनकी पावर संभाल रहे थे। ये 150 साल में टोटल 11 मुगल एम्परर्स चेंज हुए। ये भी एक काफ़ी वजह थी कि सक्सेशन ऑफ औरंगजेब। सबसे पहले रीज़न है इनएबिलिटी ऑफ सक्सेसर ऑफ, मैं लिख देता हूँ, इनएबिलिटी ऑफ सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। सेकंड था फॉरेन इन्वेजन्स। देखिए इसी टाइम पीरियड में काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेजन हुए, जैसे नादिर शाह ने लूटा, अहमद शाह अब्दाली आए, उससे वॉर शुरू हुई। तीसरा रीज़न है राइज ऑफ मराठास। इसी टाइम पीरियड में मराठास का बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था। चौथा रीज़न है एक ग्रुपिज़म। मुगल्स के कोर्ट में ग्रुपिज़म होने लगा था, लोग अपने आइडियाज़ अपने में शेयर कर रहे थे, किसी की राजगद्दी गिराने की बात होती थी और एक दूसरे को अपने वश में कर देते थे लोग। एक रीज़न था इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन पावर्स। इसी टाइम पीरियड में पुर्तगीज, डच अपने पैर पसार रहे थे इंडिया में, अपना विस्तार कर रहे थे। छठा रीज़न है लैक ऑफ नेशनलिज्म। और सातवां रीज़न है डिफरेंट रिलीजियस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। देखिए एक जजिया हो गया या फिर और इशू हो गए। औरंगजेब जब मरा था तो आधे हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मार के मरा था। उसने सबसे लड़ाई मोड़ ली थी, सिखिज्म हो गए, मराठास हो गए, सबसे उसने लड़ाई मोड़ रखी थी। तो 1707 वो टाइम पीरियड था जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब डाइड 89 ईयर्स में मरा था ये, और उस टाइम पे इसके 3 सन्स जिंदा थे। कौन कौन थे? एक था मुआज़म, आज़म और कामबख्श। 1707 में ही एक वॉर छिड़ती है, बैटल ऑफ जजाओ। ये लड़ी जाती है मुआज़म और आदम के बीच में, जिसमें मुआज़म आदम को मार देता है, डिफीट कर देता है। 1709 में ही जो मुआज़म है वो अपने तीसरे भाई कामबख्श को भी मार देता है, और मुआज़म बन जाता है अगला मुग़ल एम्पायर। तो स्टार्ट करते हैं मुआज़म से। इसको बहादुर शाह फर्स्ट भी बोलते हैं। और क्योंकि जो औरंगजेब है वो 89 ईयर्स से मरा था, तब तक ये भी बहुत बूढ़ा हो गया था, 63 ईयर्स ओल्ड थी, 63 ईयर्स का था ये, इसलिए इसको बूढ़ा बादशाह भी कहते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट, इसको कहते हैं शाही बेखबर। इसने क्या किया? इसने अपने बाप की कुछ गलतियों को सुधारने की कोशिश की। इसका सबसे पहला काम था ही रिलीज्ड शाहू। शाहू क्या था? यही था छत्रपति शाहू। एक्चुअली में 1689 में औरंगज़ेब ने जो संभाजी पे अटैक किया था और उनको मार दिया था। संभाजी वॉज किल्ड, और इन्हीं का बेटा था एंड अरेस्टेड हिज सन शाहू। औरंगज़ेब ने शाहू को अरेस्ट कर लिया था। तो ये सबसे पहला काम क्या किया था बहादुर शाह फर्स्ट ने? शाहू को रिलीज़ किया था। और शाहू रिलीज़ होते ही एक जंग छिड़ता है, खेड़ा का युद्ध लड़ता है, किसके खिलाफ? ताराबाई। उस टाइम पे मराठा की बागडोर संभाल रही थी ताराबाई, इनके खिलाफ लड़ता है और वो जीतता है 1707 में, और अपनी राजगद्दी वापस लेता है। और इसी के बाद ये कहता है छत्रपति शाहू महाराज। ठीक है, मराठा से तो हो गया। इसके बाद सिख आते हैं। 1606 में क्या था? ये बहुत पहले से चल रहा था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मार दिया था।
गुरु अर्जुन देव कौन थे? ये 5th गुरु थे सिख के। इसके बाद 1675 में औरंगज़ेब था, उसने मार दिया था गुरु तेग बहादुर को, जो 9th गुरु थे। और इसी के बाद ही गुरु गोबिंद सिंह ने स्टार्ट कर दिया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्टार्ट की और एक युद्ध छेड़ दिया था मुगल्स के खिलाफ। बट बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया, गुरु गोबिंद सिंह से संधि बनाने की कोशिश की, इनको कुछ प्रांत दे दिए, कुछ जगह दे दी इनको। तीसरा काम किया था, सिख को खुश कर दिया उन्होंने, मराठास को खुश कर दिया। अब बारी थी आम इंसान की, तो बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया, जजिया को ख़त्म किया। जजिया होता क्या है? जजिया एक टैक्स था उस टाइम पे जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। और टैक्स कितना होता था? कम से कम 1/2 से 2/3 पार्ट अपने इनकम का इनको जो कलेक्टर्स थे उनको देना पड़ता था, लगभग इतना टैक्स। तो ये औरंगज़ेब ने दोबारा लगाया था। एक्चुअली में जो जजिया है, सबसे फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था इंडिया में, जिसको बीच में अकबर ने प्रोहिबिट कर दिया था। अकबर ने एंड किया था, प्रोहिबिट कर दिया था। उसके बाद औरंगज़ेब ने दोबारा आके इसको लगा दिया था। औरंगज़ेब अगेन अप्लाइड, और फिर बहादुर शाह फर्स्ट ने इसको दोबारा रोक दिया। तो गुरु गोबिंद सिंह से तो इन्होंने संधि करने की कोशिश की, इनको कुछ प्रांत भी दे दिए। इसके बाद क्या होता है, 1708 में गुरु गोबिंद सिंह डाइट, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसकी बागडोर संभालते हैं बंदा बहादुर, और ये बंदा बहादुर की बिल्कुल भी नहीं बनती है, जो मुगल बहादुर शाह फर्स्ट थे उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती है। और इन्होंने संभाल लिया नेतृत्व और दोबारा रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। ही अगेन स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल्स। दोबारा इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। और ड्यूरिंग 1712 में ही एक रिवोल्ट छेड़ रहा था, स्ट्रगल अगेंस्ट बंदा बहादुर। जो बहादुर शाह फर्स्ट थे उनकी मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह फर्स्ट डाइड। और उसके बाद दोबारा शुरू होती है किसकी लड़ाई, राजगद्दी की लड़ाई। बहादुर शाह फर्स्ट के 4 बेटे थे, इसके 4 बेटे थे। एक थे जहांदर शाह, एक था रफ़ी उस शान, तीसरे बेटे का नाम था अजीम उस शान, और चौथे का नाम था जहां शाह। और इनके बीच में शुरू होती है राजगद्दी की लड़ाई, जिसमें जहांदर शाह जीत जाता है और ये बनता है अगर मुग़ल एम्परर। जहांदर शाह जो मुग़ल एम्परर बना था, वॉन एंड बेगम मुग़ल एम्परर। तो इसकी मदद कौन करता है? इसकी मदद करता है जुल्फ़िकार खान। ही वॉज हेल्प्ड बाय जुल्फ़िकार खान। ठीक है, जुल्फ़िकार खान था कौन? एक्चुअली में ये सन था आज़ाद खान का, और औरंगज़ेब का एक सबसे वफादार वजीर पूछा जाए या सबसे लंबा वजीर पूछा जाए तो वो असद खान था। और ये असद खान का ही बेटा था जुल्फ़िकार खान। तो इसी का बेटा मदद करता है जहांदर शाह को ये जंग जीतने में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जहांदर शाह, ये भी एक अयोग्य था, इसको लंपट मूर्ख कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड था 1712 टू 1713। क्योंकि जुल्फ़िकार खान ने इसकी मदद की थी, तो वो जुल्फ़िकार खान को ही बना देता है, इसको अपना वजीर बना देता है जुल्फ़िकार खान को। और जो वकील है, वकील की पोस्ट दे देता है असद खान को। और होता क्या है, जैसे इनको ये पावर मिल जाती है, ये लोग एक्चुअली में चला रहे होते हैं, ये पूरी राजगद्दी इनके हाथ में होती है, सारी पावर। जहांदर शाह क्या काम करता है, ये राजपूत जो थे उनसे संधि बनाने की कोशिश करता है। ये महाराजा का टाइटल देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है महाराजा का टाइटल किसने दिया था? ही गेव महाराजा टाइटल टू अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन थे? ये मारवाड़ के राजा थे उस टाइम पे। और ये अगली टाइटल देता है, ही गेव टाइटल ऑफ सवाई एंड मान सिंह टू जय सिंह। ये जय सिंह थे आमेर के राजा, मालवे की सूबेदारी संभाल रहे थे। तो सवाई और मान सिंह की जय सिंह को देता है,
और महाराजा टाइटल देता है ये अजीत सिंह को। तो ये दोनों क्वेश्चंस बनते हैं। राजपूतों से एक्चुअली में ये मेल मिलाप बनाना चाहता था। इसने भी वही कोशिश की जो बहादुर शाह फर्स्ट ने की थी। ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड जजिया। कहानी कब से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है जब जहांगीर शाह को प्रेम हो जाता है। इसको प्रेमिका होती है इसकी, इसको प्रेम हो जाता है एक लाल कुंवर से जो एक्चुअली में एक वेश्या थी। इसको लाल कुंवर से प्रेम हो जाता है और ये शादी करके अपने दिल्ली में बुला लेता है। दिल्ली में बुलाने के बाद इसकी जो फैमिलीज थी उन्हीं को पोस्ट देता है, काफ़ी सारी पोस्ट देता है अपनी कोर्ट में। जो कोर्ट था उसमें काफ़ी सारी इसकी फैमिली को पोस्ट देता है। इसी बात से नाखुश थे, एक जगह पे आते हैं, फिर एंट्री होती है सैयद ब्रदर्स की। सैयद ब्रदर्स कौन थे? ये दो भाई थे, एक था अब्दुल्ला खान और दूसरे थे हुसैन अली खान। ये दोनों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है और जहांगीर शाह की मृत्यु, जहांगीर शाह को एक्चुअली मरवा दिया जाता है इन दोनों के द्वारा विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। और ये सैयद ब्रदर्स ही थे जो नेक्स्ट मुगल एम्पर बनाते हैं फारूक शियार को। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फारूक शियार, जिनका टाइम पीरियड था 1713 टू 1719। इनको घृणित कायर बोला जाता है। फारूक शियार क्या करता है? ये सबसे पहले जो इनके प्रोमिनेंट नेता थे, प्रोमिनेंट लोग थे, जुल्फ़िकार खान और असद खान को मरवा देता है। असद खान वर किल्ड, इन दोनों को मरवा देता है और वो अपना वजीर बनाता है। किसको? ये वजीर बनाता है अब्दुल्ला खान को। सैयद ब्रदर्स को पोस्ट देता है वो और वकील बनाता है, सॉरी मीर बख्शी बनाता है हुसैन अली खान को। इन दोनों को ये इंपॉर्टेंट पोस्ट दे देता है। मीर बख्शी भी आर्मी का सेनापति होता है, वही पोस्ट होती है सेम। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है? जो अजीत सिंह थे उस टाइम पे तो जहांगीर शाह ने फ्रेंडशिप बढ़ाई थी, बट अजीत सिंह थे वो एक रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं फारूक शियार के खिलाफ। स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट फारूक शियार। और इसी को कंट्रोल करने के लिए जो हुसैन अली खान थे वो जाते हैं और इस युद्ध को कंट्रोल करते हैं। और इसी के बाद अजीत सिंह की जो डॉटर थी उनकी शादी करवाई जाती है फारूक शियार से। इसको एक्चुअली में पॉलिटिकल मैरिज कहा जाता था उस टाइम पे, जिससे दो लोग दोबारा ये लड़ाई वगैरह ना करें। पॉलिटिकल मैरिज इसको कहा जाता था। फिर क्या होता है 1716 में? उस टाइम पे बहादुर शाह जो बंदा बहादुर था वो उस टाइम पे भी जंग छेड़ रहा था मुगल के खिलाफ। तो 1716 में जो फारूक शियार था वो बंदा बहादुर को अरेस्ट कर लेता है और मरवा देता है। बंदा बहादुर वॉज अरेस्टेड एंड किल्ड। 1717 में एक गोल्डन चांस क्रिएट होता है जिसमें जो फारूक शियार था वो अचानक से गोल्डन ऑर्डिनेंस पास कर देता है। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। गोल्डन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिशर्स, जिसमें वो कहता है कि वो लोग बंगाल में कहीं पे भी अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं बिना कोई टैक्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चेंजिंग मोमेंट था। क्यों होता है ये? एक्चुअली में फारूक शियार को कोई फोड़ा वगैरह हो जाता है जो कोई ठीक नहीं कर पाता है, बट ब्रिटिशर्स में एक विलियम हार्विल्टन थे जो आते हैं और इसको ठीक कर देते हैं कोई पेट्रोलियम जेरी लगा के। उससे खुश होकर ये गोल्डन ऑर्डिनेंस देता है ब्रिटिशर्स को। वो इतना खुश हो जाता है कि गोल्डन ऑर्डिनेंस देता है ब्रिटिशर्स को। और ये गोल्डन ऑर्डिनेंस क्या था? ये एक्चुअली में एक टाइप का मैग्ना कार्टा था। इसमें ये कहा जाता है कि जो बंगाल में ब्रिटिशर्स कहीं भी अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, जिसके लिए उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स। इसी के बाद फारूक शियार एक प्लान बना रहा होता है जिसमें फारूक शियार को ये पता चल जाता है कि उसको सैयद ब्रदर्स को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल पावर थी वो सैयद ब्रदर्स के हाथ में ही थी।
तो वो फारूक शाह सोचता है कि इससे पहले कि सैयद ब्रदर्स उसको मारें वो सैयद ब्रदर्स को मार दें। बट सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, सैयद ब्रदर्स को कोई चाहिए होता है जो इनकी मदद करे फारूक शाह को मारने में। तो सैयद ब्रदर्स किससे हाथ मिलाते हैं, ये मिलाते हैं मराठास से हाथ। उस टाइम पे मराठास में कौन राज कर रहा था, शाहू, छत्रपति शाहू। इन्हीं का एक पेशवा था, फर्स्ट पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ से हाथ मिलाने कौन जाता है, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स हाथ मिलाते हैं और इसी में साइन होती है ट्रीटी ऑफ दिल्ली। ट्रीटी ऑफ दिल्ली में ये होता है कि बालाजी विश्वनाथ से सैयद ब्रदर्स कहते हैं कि अगर वो उनको फारूक शाह को मारने में मदद करेंगे तो वो दिल्ली में जब आक्रमण करेगा मराठास तो उनकी मदद कौन करेगा, सैयद ब्रदर्स। इन्हीं की मदद से फिर फारूक शाह को मरवा दिया जाता है। 1719 में फारूक शाह वॉज किल्ड। दोबारा कौन मरवा देता है, सैयद ब्रदर्स। तो इस टाइम पे सैयद ब्रदर्स सबसे पावरफुल इंसान थे मराठा मुगल्स में। नेक्स्ट में चलते हैं। फारूक शाह के मरते ही 1719 में अगला नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन बनता है, रफ़ीउद दरजात। इनकी किस्मत ख़राब होती है, सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है हेल्थ की वजह से, टीबी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर 1719 में ही नेक्स्ट मुगल एम्परर बनते हैं रफ़ीउद्दौला। इसको शाहजहाँ सेकंड भी बोला जाता है। ये थे रफ़ीउद्दौला और इनकी मृत्यु हो जाती है डिसेंट्री से और ये भी काफ़ी टाइम तक नहीं रह पाते। और फिर नेक्स्ट मुगल एम्परर बनते हैं मोहम्मद शाह। आते हैं मोहम्मद शाह। इनका टाइम पीरियड था 1719 टू 1748 और इनका एक्चुअल नाम अगर पूछा जाए तो ये था रोशन अख्तर। और इनको रंगीला बादशाह से भी कहा जाता था, काफ़ी काहिर थे, अलग थे और ज़्यादातर टाइम अपना जो शाही फर्म होता था उसमें निभाते थे ये। इनके आते ही इन्होंने सबसे पहला काम किया क्या, इनको पता था अगर पावर अपने हाथ में रखनी और ज़िंदा रहना इस गद्दी में तो इन्होंने सबसे पहले काम किया, ही किल्ड सैयद ब्रदर्स। इन्होंने सबसे पहले ही मरवा दिया सैयद ब्रदर्स को। उस टाइम पे सैयद ब्रदर्स बहुत पावरफुल थे और इन्हें किंग मेकर कहा जाता था। दे वर कॉल्ड किंग मेकर्स दैट टाइम। 1720 में सबसे पहले ये हुसैन अली खान को मरवाते हैं और इसी के 2 साल बाद 1722 में ये अब्दुल्ला खान को भी मरवा देते हैं। और इस टाइम पे इनकी मदद कौन करता है, ही वॉज हेल्प्ड बाय निज़ामुल मुल्क। ये चिनकलिज खानी है ये, और ये कौन थे, ये उस टाइम पे दक्कन की सूबेदारी कर रहे थे। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स कहा जाता था, क्यों, क्योंकि उन्होंने 4 बादशाहों को अपने गद्दी में बिठाया था और उनकी पावर उनके ही हाथों में सौंप दी थी। इस टाइम पे चलिए सैयद ब्रदर्स की मृत्यु हो जाती है और सबसे ज़्यादा हर्ट कौन होता है, सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं मराठास। क्यों, क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन की थी उन्होंने सोचा था काफ़ी हेल्प मिलेगी बट नहीं हो पाता है। इसी टाइम पे जो बालाजी विश्वनाथ थे जो फर्स्ट पेशवा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ डाइड इन 1720 और इसके बाद जो ये पोस्ट थी पेशवा की, ये हेरिडिटी कर दी जाती है और इसी के बाद इनका बेटा 19 ईयर्स ओल्ड जो सेकंड पेशवा है वो बनता है बाजीराव फर्स्ट, जिसको आपने अगर सीरीज़ देखी हो तो बाजीराव वल्लाड़ इनको कहा जाता था। और इनका टाइम पीरियड था 1720 टू 1740। और अगर आपसे पूछा जाए कोई ग्रेटेस्ट पेशवा इस पूरे मराठा एम्पायर में तो ये बाजीराव फर्स्ट ही थे। उन्होंने बहुत लंबा टाइम पीरियड इसमें गुजारा था, बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव वल्लाड़। इस टाइम पे क्या होता है, मोहम्मद शाह के टाइम पे ये काफ़ी ध्यान नहीं देते थे और इस टाइम पे जो काफ़ी इंडिपेंडेंट स्टेट थे इंडिया के, क्योंकि ये पावर सिमटती जा रही थी दिल्ली तक ही, तो ये जो इतने इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, खुद ही अपने आप को उसका राजा घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स में थे कौन कौन से, तो सबसे पहले था बंगाल। बंगाल में जो फर्स्ट नवाब मुर्शिद कुली खान थे
ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। सेकंड थे अवध के नवाब कौन थे? सादत खान। उसके बाद हैदराबाद भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, और इसी के दक्कन के थे, इसके निज़ाम थे कौन थे? चंगेज़ खान या निज़ामुल मुल्क, जिन्होंने सैयद ब्रदर्स को मारने में मदद की थी। और रौला भंगाश पठान के भी एरिया था। इसके बाद क्या होता है? 1737 में जो बाजीराव फर्स्ट थे, सेकंड पेशवा, ये इन्वेड कर देता है दिल्ली में। इसको ग्रेटेस्ट पेशवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने टाइम पीरियड में 40 अपने पूरे टाइम पीरियड में 40 युद्ध लड़े थे अपने 20 साल के टेन्योर में। ही फॉट 40 वॉर्स, और ये सारे जीता भी था। बट जब ये दिल्ली में इन्वेड करता है तो ये हार जाता है। और सबसे ज़्यादा जो विस्तारवादी हुआ था वो मराठास का, वो इसी के टाइम पीरियड में हुआ था, अंडर हिज पेशवास। इस टाइम पे भी जदिया वॉज एबॉलिश्ड अंडर मोहम्मद शाह। 1739 में एंट्री होती है किसकी? नादिर शाह की। नादिर शाह इन्वेड कर देता है, और नादिर शाह था कौन? ये एक्चुअली में इसको नेपोलियन कहा जाता था, नेपोलियन ऑफ ईरान। 1739 में एक हरियाणा में लड़ाई जो छिड़ती है, बैटल ऑफ करनाल, किसके बीच में होती है? ये नादिर शाह और मुगल्स की आर्मी के बीच में होती है, जिसमें मुगल्स की आर्मी हार जाती है और नादिर शाह लूटता है। और अप्रॉक्स बताया जाता है 60 दिन तक नादिर शाह लूटता है, और अप्रॉक्स 70 करोड़ रुपए लूट ले जाता है। इसी के साथ वो लूटता है क्या? तख्ते तौस। इसी टाइम पे ये लूटता है तख्ते तौस, इसी को कहते थे पीकॉक थ्रोन, जिसमें लगा था कोहिनूर डायमंड। इसी में था कोहिनूर का हीरा। और कहा जाता है कोई भी जो मैन है वो कोहिनूर रखता था तो उसके लिए वो अनलकी होता था। इसके लिए भी अनलकी साबित हुआ। कोहिनूर लूटते ही 1747 में नादिर शाह की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह डाइड इन 1747। उस टाइम पे नादिर शाह का सेनापति बनता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। ये थ्रोन ले लेता है ईरान का, और ये भी दोबारा आता है इंडिया में अटैक करने के लिए। और ये अप्रॉक्स 8 टाइम इन्वेजन करता है इंडिया की। 8 टाइम इसने इन्वेजन किया था इंडिया की। और उस टाइम पे मुगल में कौन आ जाता है? 1748 में मोहम्मद शाह था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद शाह के बाद अगला मुगल एम्पर बनता है अहमद शाह। अगला एम्पर बनता है अहमद शाह। और इसके बाद 1748 में एक युद्ध छिड़ता है अहमद शाह अब्दाली। ये कोइंसिडेंस था कि मुगल्स का भी अहमद शाह नाम था उस टाइम पे, और जो ईरान में है वो भी अहमद शाह अब्दाली रूल कर रहा था नादिर शाह के बाद। अहमद शाह अब्दाली वॉर कहा जाता है इसको। और इसमें मुगल्स डिफीटेड अहमद शाह अब्दाली, मुगल्स इनको पराजित कर देते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट टाइम पीरियड। इसके बाद सारे मुगल एम्परर जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, और नेक्स्ट मुगल एम्परर बनता है, ये आता है आलमगीर सेकंड के हाथ में। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं किया इन्होंने। 1754 से 1759 टाइम पीरियड था। इनके टाइम पीरियड में एक इंपॉर्टेंट युद्ध छिड़ा गया 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। किसके बीच में था? ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव हरा देता है किसको? डिफीट कर देता है सिराजुद्दौला को। इसको ही बैटल ऑफ प्लासी को ही कहा जाता है गेम चेंजिंग वॉर, जिसमें जो डोमिनेंट था ब्रिटिशर्स का वो सबसे ज़्यादा हो जाता है बंगाल में। आलमगीर सेकंड मर जाता है, और उसके बाद इसका बेटा बनता है नेक्स्ट मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। इसका एक्चुअल नाम था अली गौहर।
और ये बनता है 1759 से 1806 के बीच में। ये आलमगीर का ही बेटा था और इसके कार्यकाल में 2 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं। कौन कौन से? 1761 में होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। इस बार जो अहमद शाह अब्दाली था वो डिफीट कर देता है किसको? मराठास को, और दोबारा लूट के चला जाता है। 1764 में दूसरा होता है बैटल ऑफ बक्सर, जो ब्रिटिशर्स और मराठास के था। इसमें लड़ते हैं शाह आलम सेकेंड, बंगाल के ही थे मीर कासिम, और अवध के सिराजुद्दौला। ये तीनों मिलके जंग लड़ते हैं किससे? हेक्टर से, हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो ये जीत जाता है। इसके बाद ये भी गेम चेंजिंग वॉर था और बंगाल में पूरी तरह से शासन किसका हो जाता है? ब्रिटिशर्स का। सारी पावर्स आ जाती है ब्रिटिशर्स के हाथ में इस वॉर के बाद। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? 1803 में ये दिल्ली में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और जो सारे मुगल्स थे उनको अपना पेंशनर्स बना देते हैं। 1803 में ब्रिटिशर्स दिल्ली को कॉन्कर्ट कर देते हैं। ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ट दिल्ली एंड मेड मुगल्स देयर पेंशनर। अगर आपसे पूछा जाए इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद जो मुग़ल बादशाह था वो कोई पोस्ट नहीं थी, मतलब एक पोस्ट रह गई थी बट कोई पावर नहीं थी उस टाइम पे। और अगर आपसे पूछा जाए पहला पेंशनर कौन था ब्रिटिशर्स का, तो ये शाह आलम सेकंड थे। इसके बाद नेक्स्ट मुग़ल एम्परर बनते हैं अकबर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मुग़ल एम्परर था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट होता है, तो वो अकबर सेकंड ही था। 1806 से 1837 के बीच में अकबर सेकंड नियुक्त होता है किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट मुग़ल एम्परर अगर आप पूछा जाए, लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह सेकंड, या फिर बहादुर शाह जफ़र। ये एक्चुअली में एक उर्दू पोएट भी थे और इनको एक्चुअली में जो रिवोल्ट था लीडर बोला जाता है, लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिशर्स ने यही सोच के कि ये लीडर हैं, इनको कहाँ भेज दिया था? जेल में भेज दिया था। कहाँ? म्यांमार, रंगून म्यांमार में। और इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर ख़त्म हो जाती है और जो सारी बागडोर थी वो किसके हाथ में रहती है? महारानी के हाथ में, विक्टोरिया के हाथ में। उनके हाथ में सारी पावर आ जाती है। और इसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे सारे यूरोपियंस पावर एडवेंट स्टार्ट करेंगे ऑफ फॉरेनर्स। जितनी फॉरेन कंपनीज आई उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो यही था सारा टॉपिक टाइम पीरियड 1707 से पूरा।